सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, ये जो क्लास है ये हिस्ट्री में यानी SST में हिस्ट्री और हिस्ट्री में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के मैं बहुविकल्पीय सीरीज अब लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज सबको मैं कराऊँगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और वो इसलिए कि अब एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक हैं और बच्चों अगर 80 में से 80 मार्क्स आपको लाने हैं तो ये समझ लेना कि आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आते हैं, 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो मजबूत आपको करने होंगे। उनमें तो गलत होने की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो बच्चों की डिमांड भी थी, बच्चों का कमेंट भी था, बच्चों के कई बच्चों का कि सर आप हमें MCQ क्वेश्चंस और कराइए। तो बच्चे मुझसे किसी काम को लिए बोलें, कुछ पढ़ाने के लिए बोलें और मैं ना करा पाऊँ, ये तो संभव है ही नहीं, ये तो असंभव बात है। ठीक है? तो बच्चों की जो उम्मीद है मुझसे, जो उम्मीद मुझसे करते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों की उम्मीद में खरा उतरूँ, बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलो, ये तो बच्चों की बात थी। चलिए, तो बच्चों आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। ऐसे ही ये 2-3 पार्ट में हो पाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये जो पहला चैप्टर है ये 3-4 पार्ट में मैं करा पाऊँगा कवर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और 20 मिनट आप पढ़ें। तो इसमें मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो 3-4 पार्ट में एक चैप्टर को मैं कवर करा दूँगा आपको। ठीक है? चलिए, आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है तो अब स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। शरीर का भी ध्यान, बॉडी का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलिए, इसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है बच्चों, पहला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो आपको पता ही है विकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पेपर में भी आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हर बार यही नहीं आएगा कि है, नहीं भी दिखा आएगा। जैसे यहाँ लिखा हो सत्य नहीं है, इसका फिर अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 3 आंसर आपके ठीक हैं, इसमें 3 बातें ठीक हैं और एक बात गलत है और वही आपका आंसर होगा गलत वाली। ठीक है, जहाँ नेगेटिव हो जाए, नहीं आ जाए। ठीक है, चलिए, उसने नेपोलियन संहिता की शुरुआत की थी, पहला विकल्प आपके सामने। उसने फ्रांस में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। उसने प्रशासनिक प्रणाली को अधिक तर्क संगत और सक्षम बनाया। नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो कौन सा इसमें गलत है? क्या बिल्कुल ठीक बात, उसने नेपोलियन संहिता की शुरुआत करी। और बच्चों, नेपोलियन संहिता की शुरुआत उसने कब करी थी आपको पता होगा। ये करी थी मेरे प्यारे बच्चों 11 मार्च 1804 में। 1815 के आसपास तो इसका पता नहीं हो गया था, है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ जो आपको क्लियर दिखे। तो इसमें पहला बिल्कुल ठीक, उसने फ्रांस में, ये बिल्कुल देखो, उसने फ्रांस में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। भाई, अपना कोड वो लागू कर रहा है, अपने हिसाब से लोगों को चला रहा है, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ फिर उस, है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर आपका ख होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन आप ध्यान दें, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर करने की खुद कोशिश करें, है ना? समझ पाए, फिर मेरे से मैच करें जो मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका ख, उसने फ्रांस में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। ये इसका आंसर है। वो तीनों ठीक थे, यही गलत है और यही आंसर आपका बच्चों होगा। चलो, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप देख पा रहे हो, है ना? इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा ही लिया कि आपको देख भी पाओ भाई कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब कहाँ कहाँ आया है ना? चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहा था? यह टिप्पणी बच्चों किसने करी थी? देखिए जरा सोचो, आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं ना? तो बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख ने। किसने करी थी? मेटरनिख ने ये टिप्पणी करी थी। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने, ये तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों
तीसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नए कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है इसमें ये बताना। मैं थोड़ा सा पेंसिल को सेट कर ले रहा हूँ। कौन सा सत्य है सर? विकल्प बेटा ये रहे, ये थोड़ा नीचे विकल्प है तो ये थोड़ा सा देखो कौन सा सत्य। अब देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, वहाँ पे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, वहाँ पे यहाँ नहीं लगा हुआ था, और यहाँ पे क्या कौन सा सत्य है। इसका मतलब इसमें फिर एक ही बात सत्य है, 3 बात गलत है, और जो सत्य है वही हमारा आंसर बच्चा होगा। चलो, पहला है के एक महिला का चित्र जिसके एक हाथ में जलती हुई मशाल तथा दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये तो क्या हो गया। ख है आंखों पर पट्टी बंधी एक महिला और वह तराजू उठाए हुए है। ग है सुनहरा लाल और काला तिरंगा, और ग है उदय होते सूर्य की किरणें। ये चारों बात ही समझिए, ये चारों बात आप देखिए, इसमें से कौन सा सत्य वो आपको देखना है। किस मामले में सत्य कि भाई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नए कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता जैसे विचारों को व्यक्त करने के संबंध में, यानी कैसे व्यक्त उन्होंने किया था। तो इस चैप्टर के पहले ही पेज पे ये चित्र दिया हुआ है, मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग ही इस चित्र से हुई थी इस चैप्टर की। तो क्या था बच्चों इसमें? तो सर इसमें आंसर है आंसर कै, ये वाला एकदम ठीक है। वो चित्र आपने देखा था, एक महिला का चित्र जिसके हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, ये आपके सामने अगला प्रश्न है बच्चों, ये रहा अगला प्रश्न। सॉरी, अगला प्रश्न है वियना कांग्रेस किस वर्ष में हुई थी? यानी वियना संधि भी इसे कह सकते हैं, वियना संधि भी आप इसे कह सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बताइए जरा, इसका आंसर करेंगे 1815, 1848, 1885 या 1915। चलो जी, तो इसका आंसर तो आपको दिख भी रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी। इसका 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी, यानी 1815 में ही नेपोलियन का पतन हुआ था। ठीक है, और उसके पतन के बाद जब नेपोलियन की हार हुई थी उसके बाद में वियना कांग्रेस, वियना संधि आपके सामने हुई थी। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ जाओ। चलो फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत ज़बरदस्त वाला प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत ज़बरदस्त वाला प्रश्न है। चलिए, ये प्रश्न है जाल वेराइन के संबंध में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? जाल वेराइन शुल्क। ठीक है बेटा, आप पढ़ के आ रहे हो, आपको पता है, तो कोशिश करो जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। जाल वेराइन की स्थापना जो हुई थी है ना, और ये कब हुई थी? 1834 में जाल वेराइन की स्थापना हुई थी बेटा, 1834 में। और प्रसा की पहल पर ये आपकी स्थापना हुई थी, आपको पता तो है, आप जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लोकतंत्र को फिर से लाने के लिए इसे स्थापित किया था। बताओ लोकतंत्र कहाँ से आ रहा है इसमें? जर्मनी के एकीकरण के लिए स्थापित किया गया था, या शुल्क अवरोधों को समाप्त करने के लिए इसे स्थापित किया गया था, या गैर निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए इसे स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सीमा शुल्क नाके वगैरह समाप्त कर दिए थे, तो इसका मतलब आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बच्चों आपका गैर शुल्क अवरोधों को समाप्त करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है क्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, खाली स्थान दिया है। डैश 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 संहिता फ्रांस में कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है। तो क्या हो सकता है ये? संहिता यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए आपको पता है कौन सी संहिता थी वो बच्चों? देखना ही नहीं है जी, वो नेपोलियन संहिता ही तो थी, नेपोलियन ने चलाया था वो संहिता जो थी, 1804 वाली है ये। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कौन सी है? 1804 वाली।
सॉरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में के साथ आई। 1789 को देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई 1789 में इनमें से कौन सी घटना थी। तो सबसे पहला ही आपका आंसर इसमें तो सोचना यही है कि फ्रांस की क्रांति के साथ पहली अभिव्यक्ति हुई थी, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है ना, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि पोलैंड पर रूस के कब्जे के बाद खालिस्तान भाषा को स्कूल से बाहर कर दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह थोप दिया गया। यानी कौन सी भाषा थी कि उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया, ठीक है, और भाई रूसी भाषा को यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक है, जब पोलैंड पर रूस ने कब्जा किया था। चलो ये कौन सी भाषा थी बच्चों? पोलिश भाषा। कौन सी? पोलिश भाषा को, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प फ्रांस पर 1848 के किसान विद्रोह का प्रभाव था? किसान विद्रोह हुआ था बच्चों 1848 में, उसी के बारे में ये प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्या है ये प्रश्न? आपको बता दिया है ना कि कौन सा विकल्प फ्रांस पर 1848 के किसान विद्रोह का प्रभाव था। फर्स्ट, अब देखो इसमें बच्चों ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसमें डायरेक्टली भी आते हैं इस तरीके से फर्स्ट सेकंड करके, और आपके ये कथन वाले प्रश्न भी आते हैं। कई जितनी भी प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं ना, वो सारे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। तो फर्स्ट कहता है कि एक राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की। सेकंड कहता है विधान सभा ने लगभग 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तो ऑप्शन के है केवल फर्स्ट ठीक है, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है। तो 1848 में कृषक विद्रोह के बाद में एक राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की, ये भी बिल्कुल सही बात है सर। और विधानसभा ने लगभग 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, यानी वोट डाल सकते हैं। तो सर फिर तो इस हिसाब से तो दोनों सही हुए, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों आप, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, बिल्कुल। कलर मैंने चेंज थोड़ा सा कर लिया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह है आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1830 से 1848 में हुई उस घटना की पहचान करें जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार कर दिया। यानी वो कौन सी घटना थी कि पूरा शिक्षित अभिजात वर्ग राष्ट्रवादी भावनाओं में, मतलब उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना आ गई। कौन सी वो घटना थी 1830 से 48 के बीच की? क्या फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी? वो तो 1789 में हुई थी। और इसके बाद इटली का एकीकरण, इटली का तो सर लगभग 1861 के आसपास हुआ था, ये भी ठीक बात नहीं है ना। और बच्चों जर्मनी का एकीकरण सर ये तो 1871 में हुआ था। तो फिर यूनान का स्वतंत्रता युद्ध, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध, ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यानी अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर हम विकल्पों की तरफ चल देंगे। यह है आपके सामने प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर में हस्तांतरित हो गई। किस में हस्तांतरित ये हो गई? ये है आपके सामने प्रश्न। फिर से सुन लो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए
उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल कर, यानी जो सत्ता राजतंत्र में शक्तियाँ थी वो निकल गई और किसके पास आ गई, वही तो हमें बतानी है। देखो ये हैं आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लोगों की परिषद बन गई, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह, लोकतंत्र बन गया या संघीय सरकार बन गई, ये आपको बताना है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह। ठीक है, फ्रांसीसी नागरिकों के समूह। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये है अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ सही। चलो बच्चों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये ठीक है बहन। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है पहले खालिस्तान है डैश डैश मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो कौन मानते थे इनमें से, इनमें से कौन मानते थे, उदारवादी राष्ट्रवादी या रूढ़िवादी या आपके उदारवादी क्रांतिकारी या साम्राज्यवादी, या साम्राज्यवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका रूढ़िवादी। सर रूढ़िवादी क्या होते हैं, रूढ़िवादी बेटा ऐसी संस्था है, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन या परंपरा है जिसने जो परंपराओं के महत्व पर बल दिया, संस्थाएं तथा प्रथाएं स्थापित की तथा तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा धीमे धीमे विकास को महत्वता दी। यानी ये क्या करते थे, इनका मानना था कि जो विकास होना है वो धीरे धीरे हो, एक साथ ना हो, है ना, क्रम से, क्रमिक विकास के पक्षपात थे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, यह एक कलात्मक, साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन था जो 18वीं शताब्दी में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने के लिए विकसित हुआ था। तो ऑप्शन आपके चार आपके सामने हैं, उदारवाद, रोमानीवाद, रूढ़िवाद या साम्राज्यवाद। तो रोमानीवाद हो सकता है, कौन सा आंसर, एक बार कोशिश करें। चलिए तो इसका आंसर आपके सामने ये लगा भी हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा रोमानीवाद। तो रोमानीवाद क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास संस्कृति के पक्ष में होती है बच्चों। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है, 18 मई 1848 को प्रसा के राजा ने संसद के अधीन राजशाही का प्रमुख बनने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कह दिया कि मैं संसद के अधीन राजशाही का प्रमुख नहीं बनूंगा, यानी संसद के अधीन भी रहना है और राजशाही का प्रमुख भी बनना है, दोनों काम है ना भाई। संसद के अधीन रह के काम कैसे कर सकता है, जिसके हाथ में पावर होगी वही तो करेगा। तो कौन से राजा थे, यही बात आपसे यहाँ पे बच्चों पूछी गई है। तो ये थे आपके, फर्स्ट आंसर है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये ऐसे राजा थे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बालकान के निवासी थे, डेड खाली स्थान है, यानी कौन थे बालकान के निवासी, ये प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए तो देर न करते हुए क्वेश्चन आपका इसमें हो जाएगा गए स्लाव। स्लाव जो थे वो बालकान के निवासी थे। बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने एक और प्रश्न बच्चों, थोड़ा छोटा मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे जो अच्छे से दिख भी पाए। और चलो बच्चों ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद ने सेंट पॉल चर्च में खालिस्तान राष्ट्र के लिए खालिस्तान का प्रारूप तैयार किया, जिसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को करनी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, चर्च में राष्ट्र के लिए का प्रारूप तैयार किया, तो ये आपको आंसर देना है बच्चों।
तो इसमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, दोनों खाली स्थान आपको भरने हैं। तो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी उसमें क्या हुआ था, यही तो कि भाई चर्च में, ये आपका आंसर है जर्मन। ये पहले में जर्मन आएगा, जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये बात समझ में आ गई, ये कॉमा नहीं लगाया है इसलिए आपको लग रहा है जर्मन संधि ये ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल आ गई। अगला प्रश्न ले लेते हैं फिर। ये रहा बेटा आपका अगला प्रश्न। चलो बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1801 में खालिस्तान को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। किसको, आयरलैंड को, इटली को, स्कॉटलैंड को या फ्रांस को? इन चारों में से किसको यूनाइटेड किंगडम में बच्चों शामिल कर लिया गया था? तो किसको शामिल किया गया था 1801 में? तो सर आयरलैंड को शामिल कर लिया गया था, बलपूर्वक मतलब बल से, जबरदस्ती। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई सर। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न है, खालिस्तान और खालिस्तान नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे, यानी तिरंगा और लाल टोपी, या लाल टोपी और तलवार, या ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान, या तलवार और ब्रितानी झंडा। तो नए ब्रिटेन के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से थे? नया जो ब्रिटेन था, कौन कौन से थे बच्चों? क्या पढ़ा तो था हमने, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान इसका सही आंसर है बच्चों। चलिए फिर अगले, ये रहा आपके सामने एक अगला प्रश्न, थोड़ा सा छोटा इसे करना पड़ेगा हमें। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। चलो बच्चों, 1815 के यूरोपीय रूढ़िवाद शासन के संबंध में से कौन सा संबंध सत्य है? दो आपके कथन दिए हैं। वे विश्वास करते थे कि आधुनिकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था, यानी आधुनिकरण। वे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक। ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है ना। तो यानी ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, देखेंगे कौन सा इसमें सत्य है। तो सत्य बात पूछी है, ठीक है। तो भैया इसमें जो रूढ़िवाद थे उनके उसके विषय में ये पूछा है। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। केवल फर्स्ट इसका सही है, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे? विश्वास करते थे कि आधुनिकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। थोड़ा छोटा हमें करना पड़ेगा ये, तभी बात बन पाएगी ना, तभी ये दिख पाएगा। चलो भाई, दिख गया। अगला प्रश्न है, 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद के संदर्भ में कौन सा गलत है? अब इसमें गलत वाला बताना है ना। पहले सत्य बताना था, अब इसमें गलत बताना है। इन दोनों में से कौन सा गलत है? तो आपको दिया फर्स्ट है, सेकंड है, न फर्स्ट और सेकंड है, वो सारी बातें दी हैं। चलिए भाई, फर्स्ट है, निर्वाचित सदस्यों ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसमें जर्मन राष्ट्र के अध्यक्षा एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। फ्रेडरिक विल्हेम आइवी ने प्रस्ताव स्वीकार किया। नहीं, इसने स्वीकार कहाँ किया था? इसने स्वीकार नहीं किया था बच्चों, ये तो यही गलत है। इसने कहाँ स्वीकार किया था? तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत। और इसमें गलत वाला ही पूछा, तो केवल सेकंड गलत है बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। ये 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं अगर आप इनकी तैयारी करेंगे। और चूंकि जो 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं वो चारों बुक में से आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा। आप पूरे नंबर अगर लाना चाहते हैं एसएसटी के अंदर, तो आपको बच्चों एमसीक्यू और मैप वाले ये बिल्कुल सही करने होंगे, ठीक है। फिर कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन बच्चों आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, है ना। कमेंट करके हमें बताएं कि इस क्लास में आपके हिसाब से क्या और हमें करना चाहिए। अगर अच्छी है तो भी बताएं, अगर क्लास ठीक नहीं है तो भी हमें बताएं, ठीक है। आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप कमेंट अवश्य करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी, ठीक है।
तो ठीक है, फिर जब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।